पिछले 5 महीने से देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। हमारे यहाँ पर भी डे टू डे सिचुएशन जैसे इवॉल्व हो रही है, हम सब लोग कलेक्टिवली इसके बारे में बात करते रहे हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं। एक संतोषजनक विषय यह है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। आप सबको अवगत है कि कोविड-19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रिस्पांस हो, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहें, यह हमारा फोकस रहा है। और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ केसेस, इन 3 चीज़ों पर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और उन एफर्ट्स के तहत ही हम लोगों को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसके रूप में अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेटिव पॉजिटिव ओवरऑल हमें स्टेटस भी दिखाई देता है। तो जैसे मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन से लेकर जग तक उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरे दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज़्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मॉर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ्स की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज़्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। और उसके कंपैरिजन में, जबकि यह भी हमारे लिए काफ़ी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके जो हमने एफर्ट किया है, उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इम्पैक्टेड देश लें दुनिया के, तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए। और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहाँ डेथ रिपोर्ट हुई हैं तो हमारे यहाँ 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। While this being the situation, I would like to really request and urge upon
कि ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे के देश में कोई भी अगर पॉजिटिव केस आए तो कैसे हम उस पर काम करें, कैसे उस पेशेंट को हम बचा पाएं, कैसे उस पेशेंट के लिए हम अफर्ट करें, उसको रिक्वायर्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उस विषय में भी एक रिलेटिव पॉजिटिव न्यूज़ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। अफर्ट्स करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं करीब 61,000 केसेस, उसमें से भी केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी जरूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब 3% केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पर हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं, उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत है। जिसका एक और इम्प्लीकेशन अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहाँ पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल हैं देश में। साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूस बेसिस पे हम अपने बेड्स को जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेस आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर हैं, रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही हम केसेस को मैनेज करने के लिए देश के तरह स्टेट्स के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो भी केसेस हैं, जहाँ पर भी हमारे केसेस आए हैं, वहाँ हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेथड्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया और देश मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तब तक हमारा फोकस प्रिवेंटिव एक्शन पर रहे। लॉकडाउन एक उसके तहत किया हुआ एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर किया हुआ एक मेजर एफर्ट था। उसके साथ ही हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर काम करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्म के रूप में अपनी लाइफ में लाएं। मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंडिया की बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट, यह पीपल ड्रिवन है और इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने साथ को सुरक्षित रखते हुए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखे और समाज में अपना योगदान दे, ताकि कलेक्टिवली मिलकर हम इस बैटल को लड़ सकें। धन्यवाद। जैसा कि आईएमडी के डीजी साहब आपको डिटेल में बताएंगे, द साइक्लोन सिचुएशन हैज़ नाउ चेंज्ड। और अगर सिचुएशन को अभी व्याख्या की जाए तो वो ये है कि लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग अभी तक लैंडफॉल के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे और लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। द लैंडफॉल हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग, यही कहना सही होगा, समीचीन होगा। और इसके बारे में आगे जो टेक्निकल डिटेल्स है वो डीजी आईएमडी बताएंगे। मैं आपको एनडीआरएफ की जो प्रिपेयर्डनेस है और एनडीआरएफ ने जो कुछ अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताऊंगा।
मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में ख़त्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है, और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल, और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है, क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है, क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे, उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं, और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होंगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19 टीम्स हैं बंगाल में, 6 जिलों में बटा हुआ है। जिन जिलों पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, उस एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहां भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है, और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो। तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है, और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है, स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था,
और अभी 5 लाख हो गया है, और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऑन ग्राउंड। नामखाना में 24 साउथ 24 परगना में अवेयरनेस प्रोग्राम। ये नामखाना की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हवा का बहाव है, आप देख सकते हैं। लोकल पीपल्स शेल्टर होम में भी एनडीआरएफ जाके काम कर रही है, मदद कर रही है। सैनिटाइजेशन का काम और सोशल डिस्टेंसिंग का काम उसमें मदद कर रही है। सागर आइलैंड का प्रेजेंट सिचुएशन। काकद्वीप, जहां पर मेरे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। ये एक्टिविटीज़ दीघा में है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर वो जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग saving of cattle and resettling cattle also is being helped by the NDRF. अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। और ये कुछ सिचुएशनल फोटोग्राफ्स दिन भर के जगतसिंहपुर उड़ीसा में, बालासोर में, केंद्रापड़ा में, पुरी में, जो कि उतना अफेक्टेड नहीं कहा जाएगा, लेकिन पेड़ वहाँ भी गिरे हैं और रास्ता वहाँ भी अवरुद्ध है, तो वहाँ पर कटाई का काम जारी है। सो ये एनडीआरएफ की एक्टिविटीज़, इवैक्यूएशन और अद्यतन स्थिति के बारे में है। जो अद्यतन स्थिति का जो डिटेल है इन टर्म्स ऑफ विंड स्पीड और साइक्लोन का आई कहाँ पहुँचा है और उसका टिप कहाँ पहुँचा है और टेल कहाँ पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, इसके बारे में आगे तफसील से आईएमडी के डायरेक्टर डीजी साहब बताएंगे। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आईएमडी डीजी से, प्लीज। नमस्कार। जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्पन अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास एंटर कर रहा है। और आप अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे 16 को, जब ये डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था, कि ये इनिशियली उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति परिवर्तन करेगा और 20 तारीख को शाम तक यहाँ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुंचेगा। इस चित्र से आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये कैसे ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रमण कर रहा है। ओके, सो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक डॉप्लर रडार की इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये आई ऑफ द साइक्लोन है। और इसके साथ जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रेडिश और येलोइश कलर दिखाई दे रहा है, वो सभी डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है। इसके साथ बहुत बारिश होता है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है।
सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के पास पैरेलली नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति किया